तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पे। आज का जो आपका जो लेक्चर वो है कि लेक्चर नंबर 8 है जो कि आप जो बोर्ड पर जो देख रहे हैं यानी कि टॉपिक जो नेम लिखा हुआ है वो हेडलाइन जो लिखा हुआ है वो जो आप देख रहे हैं यानी कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स है यानी कि रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड जो मॉडल है एटम जो है उसके बारे में सारे यानी कि आज उस पर डिपेंड यानी कि लेक्चर है। ठीक, एक सारे जो रदरफोर्ड जो मॉडल रदरफोर्ड साहब जो थे जो यानी कि एटम को जो दो भागों में जो बांटा गया था वो यहाँ सारे इसमें बताएंगे। ठीक, पर अगर आप कल का लेक्चर यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के चौथा जो आप लेक्चर नहीं देखें यानी कि चौथा जो आपका चौथा जो आपका लेक्चर जो था वो था आपका एवोगैड्रो लॉ था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज उसको अपने देखिए और समझिएगा। उस पर जो डिपेंड जो हम जो क्वेश्चन जो बनवाए थे और कुछ हम जो होमवर्क में जो दिए थे अगर आप बना लिए तो उसको आप अवश्य कमेंट में उसका आंसर लिख दीजिएगा और अपना कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन और जरूर लिखा। और उसमें अगर आप भी और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो उसमें क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, हम उसको बनाकर आप पे जरूर उसको आंसर हम भेज देंगे। ठीक, ताइए हम एक एक करके समझते हैं। पर समझने से एक चीज पहले बोलेंगे यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। ताइए हम रदरफोर्ड मॉडल एटम कंसिस्ट को 2 पार्ट्स में यानी कि सारे यानी कि बात रदरफोर्ड के बारे में सारे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो एक एक करते हैं। पहला जो आपका जो लिखा है यानी कि पहला क्या लिखा हुआ है यानी कि रदरफोर्ड मॉडल जो है यानी कि ऑफ एटम कंसिस्ट यानी कि रदरफोर्ड मॉडल जो रदरफोर्ड साहब जो था यानी कि एटम को मिलाकर यानी कि दो एटम जो थे उसको मिलाकर यानी कि दो पार्ट में बांट दिया है। अब 2 पार्ट कौन है ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि रदरफोर्ड मॉडल एटम जो था कितने पार्टों में बांटा गया तो आपको ऑप्शन दे देगा 5 4 3 2, तो आप 2 में टिक मार देगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये आपका 2 है। तो क्या है दूसरा पहला क्या है यानी कि दो पार्ट में जो बांटा गया था उसका पहला क्या है तो पहला यही है कि न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक, पहला क्या है कि न्यूक्लियर पार्ट जो बीच में जो रहता है यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो रहता है उसे हम न्यूक्लियर कहते हैं। जो क्या है पहला जब क्या है न्यूक्लियर पार्ट इसका क्या है इसका डेफिनेशन क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि इसका कहने का न्यूक्लियर उसे कहता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सारे मिलाकर जो बनता है उसे ही न्यूक्लियर कहते हैं। जो कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मिलकर जो बनता है उसे हम सारे न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, अब आप दूसरा आपका क्या है दूसरा यही है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यानी कि जो इसका डेफिनेशन क्या है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है यानी कि जो मान लीजिए इसको मतलब ये ऑर्बिट है चाहे ऑर्बिट कहिए चाहे मास कहिए या फिर कुछ और मास चाहे इसको ऑर्बिट कहिए या फिर मास कहिए यानी कि इसका ऑर्बिट का ही दूसरा नाम मास होता है ना मास का दूसरा नाम ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट कहिए तो इसका भी मतलब ये मतलब एक तरह से मतलब शरीर मतलब बॉडी हो गया बट जिसको मास कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका मास। अब मान लीजिए कि ऑर्बिट है ठीक, तो इसके अंदर में देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है और क्या है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि इसको जो बीच में जो है क्या है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भरा हुआ है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिट के अंदर में यानी कि रदरफोर्ड मॉडल साहब कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऑर्बिट होगा जो उसके अंदर में यानी कि न्यूक्लियर के अंदर में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है बाकी जो एक्स्ट्रा जो रहता है उसके अगल बगल में यानी कि सराउंडिंग में जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका कहने का मतलब ये आएगा। ठीक, इसमें जो हम कुछ जो नोट लिखा है वो नोट आप देखिएगा क्या है मैंने मतलब कि इस पर डिपेंड इस क्वेश्चन पर जो डिपेंड है वही नोट इसके बारे में लिखा है। देखिए इसको क्या कैसे इसका क्या है कहने का मतलब नोट क्या है कि एटम यानी कि एटम जो होता है ऑलवेज यानी कि एटम जो होता है वो हमेशा मतलब चेंज रहता है जैसे हाइड्रोजन भी एक एटम हो गया और कुछ भी मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ भी है वो कुछ ना कुछ तो सारा वो एटम हो गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि एटम जो होता है हमेशा के लिए मतलब चेंज रहता है बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो चेंज ऑलवेज फिक्स नोट मतलब नहीं चेंज रहता है कि नोट चेंज ऑलवेज यानी कि फिक्स रहता है कि इसका मतलब इसका नाइट्रोजन एक रहेगा और प्रोटॉन एक रहेगा। ठीक, और इसका जो एटम जो रहता है वो पूरी तरह से मतलब चेंज होता है। आता है इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा तो देखिए हम क्वेश्चन इसको कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि ट्रिटियम है ट्रिटियम करने का मतलब क्या है यानी कि 3 है क्या है यानी कि 3 है। तो अब इसको अगर क्वेश्चन जो बनाइएगा तो इसका होता है कि n बराबर जेड माइनस ये होता है क्या होता है n बराबर जेड यानी कि जेड जो हो गया क्या हो गया आपका एटॉमिक एटम हो गया और ये जो हो गया आपका क्या हो गया एटॉमिक मास यानी कि ये जो हो गया आपका मास हो गया। ठीक,
अब समझ गया कि क्या होता है ए जो होता है क्या होता है एटॉमिक मास होता है और एन जो होता है क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है जो कि आप जो देख रहे हैं। एक मिनट। सही है। इसको जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन को मतलब एक एक करके हम इसको बनाते हैं। आप यहाँ पर नोट समझ गए यहाँ पर न्यूट्रॉन जो रहता है न्यूट्रॉन ऑलवेज एक होता है और प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा एक होता है। पर जो एटम जो रहता है हमेशा बदलता रहता है। ठीक, एटम को कोई फिक्स नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिटियम है यानी कि 3 है यानी कि ये जो आपका जो होगा क्या होगा ये जो मास है इसको जो मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे कैसे फॉर्मूला लिखेंगे देखिएगा यहाँ इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह से होगा इसका फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूला पर आप गौर कीजिएगा किस तरह से होता है ये होता है ये होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है आप बोलिएगा इसमें से कौन क्या आएगा और इसका नाम क्या आएगा। एन इसको समझाते हैं। ये जो आपका जो एन जो है वो क्या आएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा। ये जो जेड जो आपका हो गया क्या है ये आपका नंबर ऑफ एटम है क्या है नंबर ऑफ एटम है क्या है। ये जो आपका ये जो हो गया ये क्या हो गया नंबर ऑफ मास होगा क्या हो गया नंबर ऑफ मास क्या होगा नंबर ऑफ मास। ठीक, आप समझ गए क्या मतलब किसका नाम मतलब किसका नाम क्या है और कहाँ पर मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप समझ गए। ठीक, तो आप देखिए इसका क्या होता है आप इसको बनाइए किस तरह से बनेगा मान लीजिए कि न्यूट्रॉन है ये फिर ये नंबर ऑफ एटम होगा फिर नंबर ऑफ मास हो गया। पर यहाँ पर जो दिया गया वो क्या है नंबर ऑफ मास दिया है ना कि नंबर ऑफ एटम दिया है। ठीक, इसमें जो कोई भी जो मतलब कुछ भी जो दिया रहेगा वो क्या होगा नंबर ऑफ मास होगा ना कि नंबर ऑफ एटम होगा। ठीक, आइए इसको एक एक करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि क्या है यानी कि ये बार कितना है यानी कि 3 है T3 है। ठीक, यहाँ पे जो एन यहाँ पे जो जेड रहेगा कितना रहेगा 1 होगा। नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ एटम कुछ नहीं आते मान लीजिए 1 है। ठीक, आप समझिएगा आप ये क्या है यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा प्रोटॉन भी 1 होगा और न्यूट्रॉन भी 1 ही होगा। ठीक, यानी कि कुछ नहीं दिया है तो यानी कि 1 दिया हुआ है। ये जो आपका जो यहाँ पे ए जो 3 जो लिखे आएगा ये क्या आएगा यानी कि मास है इसलिए यहाँ पे A3 लिखा था। ये इसको हम बनाते हैं एक एक करके। यहाँ जो लिखेंगे n बराबर यानी कि n बराबर जेड माइनस ए जो लिखेंगे तो मान लीजिए n कितना है n कुछ नहीं आते मान लीजिए 1 है तो 1 लिखे इसको फायदा नहीं। तो मान लीजिए क्या है मतलब जेड कितना है जेड 1 है जेड 1 है ना। जेड जो आप जो देख रहे हैं क्या है नंबर ऑफ एटम कितना है 1 है और नंबर ऑफ मास कितना है 3 है कितना है यहाँ जो T3 जो दिया है मतलब क्या है ये 3 है यानी कि ट्रिटियम जो दिया है वो यानी कि 3 है यानी कि 3 है। तो आप कितना हो जाएगा यानी कि 3 में से गया तो कितना हो जाएगा यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 2। आप कितना देखिए आप प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। इसका जो आप अगर जो आंसर जो फाइंड करेंगे किस तरह से बनेगा इसका आंसर देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन 1 हो गया प्रोटॉन 1 हो गया और न्यूट्रॉन कितना हो गया न्यूट्रॉन कितना हो गया यानी कि -2 हो गया। ठीक, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है कि आपको मतलब क्वेश्चन में दे देगा कि इस तरह मान लीजिए फिर से हम इसको देखिए इसको ऑब्जेक्टिव बनाते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव इसको बनाते हैं मान लीजिए क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव ए में दे देगा इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन 4 ये होगा आपका ए हो गया बी में हो गया इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 2। ठीक, आप सी में दे देगा क्या यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन क्या दे देगा -2। फिर आप क्या डी में दे देगा क्या ऑल ऑफ डी। ठीक, आप इसको कैसे मारिएगा इसको आप कैसे मारिएगा मतलब इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे टिक मारिएगा इसके लिए आपको पहले इसको बनाना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पे नेटवर्क हम इसका जो मतलब जो आंसर आएगा मात्र इसमें आपको न्यूट्रॉन निकाल लीजिए बस इसका मतलब सब कुछ सेम हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन 1 होता है प्रोटॉन 1 ही होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपको मतलब निकालना पड़ता है। ठीक, देखिए अब इसका न्यूट्रॉन जो निकल गया कितना निकल गया यानी कि -2 हो गया। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा यानी कि इसको जो अगर जो बनाएंगे तो किससे बनाएगा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एक ही रहता है फिक्स रहता है प्रोटॉन भी फिक्स रहता है न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा यानी कि -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है प्रोटॉन यहाँ 5 होते ये नहीं होगा यहाँ फिर से यहाँ मैच कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 तो नहीं होगा शुरू में
तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन भी -2 है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये ऑल ऑफ भी गलती हो जाएगा। आप समझ गए किस तरह से मतलब बनता है। तो आप इसको बनाते हैं, इसको भी सेम बनेगा। इसके लिए पहले हमको नंबर ऑफ जो भी दिया है, यानी कि गिवन जो भी दिया है पहले उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। यानी कि ए बराबर कितना दिया है, कितना है 2 दिया है, यानी कि T2 दिया है, यानी कि T2 डिटरमिनेंट देना है। डिटरमिनेंट मतलब होता है कि यानी कि 2 होता है। ठीक, आप समझ गए। यानी कि आप न्यूट्रॉन एक ही होगा, प्रोटॉन भी एक ही होगा, और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। ठीक, आप इसको अगर जो बनाएंगे यानी कि एक नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिर Z-A। ठीक, आप इसको जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मान लीजिए ये फॉर्मूला है। तो नंबर एक कुछ नहीं आएगा, नंबर एक इधर एक दिन इसको फायदा नहीं है, यानी कि n बराबर Z कितना है, Z कितना आएगा, Z नंबर ऑफ एटम यानी कि एक है, कितना है, एक है। ठीक, यानी कि Z जो रहता है नंबर ऑफ Z जो रहता है हमेशा फिक्स रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटम जो रहता है वो फिक्स रहता है, पर एटॉम नंबर ऑफ एटम मास यानी कि नंबर ऑफ मास फिक्स नहीं रहता। ठीक, इसलिए यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ मास दिया है, कितना दिया है, यानी कि 2 दिया है, कितना दिया है 2। तो ठीक, अब आप इसको बनाए कैसे बनाइए, n बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। ठीक, अब इसको आप मान लीजिए कि इसको आप कैसे बनाएंगे, तब इसको ऑब्जेक्टिव रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि क्या इलेक्ट्रॉन पे नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन पे एक होता है हमेशा। प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन भी एक ही होता है। न्यूट्रॉन कितना निकल के आ गया आपका, -1 निकल के आ गया। अब तो ये हो गया। अब इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ऑप्शन कैसे बनाएंगे। ऑप्शन देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ये 4 हो गया, प्रोटॉन ये 5 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी ये -5 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ए हो गया आपका, ए आएगा। अब बी कैसे बनाएंगे, तो बी देखिएगा इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 4 और न्यूट्रॉन -3। ठीक, सी जो कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन जो दे देगा, कितना देगा, +1 दे देगा। और ये फिर क्या डी में क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितना देगा, -1 दे देगा। अब देखिए अभी इसमें कौन होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, ये भी सही है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये भी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे अभी आप मैच कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 1 है, प्रोटॉन यहाँ पर भी 1 है, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन तो 1 है, पर यहाँ क्या है, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पे क्या प्लस है, यानी कि ये गलती हो जाएगा, ये जो होगा कि ये सही होगा। ठीक, आप समझ गए किस तरह से इसको बनाना आएगा। और अगर नहीं समझे तो फिर यहाँ पर भी नीचे में लिखा हुआ है। ठीक, तो नीचे में भी समझिए, यानी कि हेड्रल जो होता है क्या होता है, ये जो आपका जो है कि ये क्या है, आइसोटॉप्स है, यानी कि आइसोटॉप्स में नंबर होता है, ये IUPAC नंबर नहीं है। ठीक, IUPAC नंबर जो रहता है वो होता है इथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सा होता है, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, यानी कि इस तरह से होता है। ठीक, यानी कि उसको हम जो बताए, उसको जो ऑर्गेनिक जो पढ़ाएंगे उसमें आपको हम बता देंगे। ठीक, यहाँ पर हम उसको आप तत्काल यहाँ पर आइसोटॉप्स पढ़िएगा। ये जो नंबर जो लिखा है यानी कि आइसोटॉप्स नंबर आएगा, क्या आएगा, आइसोटॉप्स, ड्यूटेरियम, ट्यूटोरियम, हेड्रा, पेंटा, एक्सा, यानी सबका ये सब यही है। ठीक, यानी कि हेड्रल कहने का मतलब ये यानी कि 4 होगा, और पेंटा कहने का मतलब ये होता है कहने कि 5 होता है। ठीक, आप समझिएगा ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो दिया है कहने कि हेड्रल जो यानी कि एटम नंबर ऑफ मास जो दिया है इसको पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ मास जो दिया है इसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ जो मास दिया है कितना दिया है, वो कितना दिया है, यानी कि 4 दिया है, कितना दिया है 4। ठीक, और क्या दिया है, अब इसको अब जो जैसे है जो जितना था उसको फिर से उसको रिटर्न उसको लिख देंगे वापस, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 था, प्रोटॉन भी 1 था, न्यूट्रॉन भी 1 था। ठीक, समझ गए। आप इसको फॉर्मूला आप कैसे बताएंगे, n बराबर Z-A, तो कितना आएगा, n बराबर Z कितना होगा, 1 होगा, -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, n बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 1 में जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आप कितना निकल गया, न्यूट्रॉन नंबर यानी कि न्यूट्रॉन -3 निकल के आ गया। इसको आप कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन -3, यानी कि इसका जो भी आंसर जो आएगा वो हमेशा न्यूट्रॉन में यानी कि -3m होगा। ठीक, कोई भी आंसर जो आएगा उसका आंसर 3m होगा। ठीक, अब ये जो आपका जो पेंटा वाला आपका दिया हुआ है, तो पेंटा वाला आप खुद बना के हमको कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तभी कुछ ना कुछ बना के आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो इसको हम पेंटा यानी कि ये जो आपका जो चौथा यानी कि ये जो आपका जो चौथा जो क्वेश्चन है इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि आप बना लेकर अगला जो आपका जो है वो है जो कंसेप्ट 4 गैसेज का है वो हम इसको मिटा कर हम समझा देते थे। हम इसको मिटाते हैं और इसको फिर एवोगाड्रो को पढ़ाते हैं।
अब जो देख रहे हैं कि आपका टॉपिक जो है कि वो क्या है कि एवोगैड्रो कंसेप्ट फॉर गैस है, ठीक। आपका जो रदरफोर्ड मॉडल जो था उसका सारा हमने टॉपिक वहाँ पर बता दिया है। उसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे क्वेश्चन बना दिए है। और आप जो है कि बारे किसका बारे यानी कि एवोगैड्रो कंसेप्ट फॉर गैस है, ठीक। यानी कि एवोगैड्रो कंसेप्ट फॉर गैस क्या कहता है कि उसके बारे में हम उससे के बारे में ये बता रहा है एवोगैड्रो साहब जो है उसके बारे में जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि देयर आर द फ्लोइंग पोस्टुलेट ऑफ एवोगैड्रो कंसेप्ट फॉर गैस, यानी कि एवोगैड्रो कंसेप्ट जो पोस्टुलेट करता है यानी कि उसको जो बताता है वो क्या बताता है वो दो पार्ट में उसको बताता है। यानी कि एवोगैड्रो कंसेप्ट जो है वो कितने पार्टों में बांटा गया, यानी कि दो भाग में उसको बांटा गया। पहला आपका क्या है, पहला जो है आपका क्या है यानी कि 1 मोल गैस कंटेन यानी कि 22.4 लीटर, कितना आएगा यानी कि 22.4 लीटर। ये लीटर में अगर इसको अगर मिली बाई चांस अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर लीटर है, बाई चांस अगर मान लीजिएगा मिलीलीटर में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके उसको इतना कर देंगे, ठीक। जो कि यहाँ पर 22 लीटर और जो 2240 मिलीलीटर है, ठीक। वॉल्यूम एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक। इसका अधिकतर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी पूछ देता है कि फाइंड आउट ऑफ द मोल 22.4 एनटीपी का। कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि फाइंड आउट बाय 11.4 एसटीपी पूछ देगा। इसे कभी एसटीपी पूछ देगा, कभी एनटीपी पूछ देगा, इसी तरह से मतलब टेम्परेचर पूछ देगा क्वेश्चन में, ठीक। अब इसको क्या लिखा है यहाँ पे जो हम लिखे हैं यानी कि इसका जो फुल फॉर्म लिखा है वो क्या है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा है। जो कि इसका जो टेम्परेचर यानी कि स्टैंडर्ड एसटीपी जो टेम्परेचर जो रहेगा यानी कि न्यूनतम जो टेम्परेचर रहेगा क्या रहेगा आपका यानी कि 0.00 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका जो प्रेशर रहेगा कितना रहेगा, इसका 1 atm रहेगा, ठीक। कितना रहेगा, इसका 1 atm रहेगा। अब फिर आपका एनटीपी हो गया। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब उतना तो पूछता नहीं है, लेकिन इसका मतलब फुल फॉर्म उतना पूछता नहीं केमिस्ट्री में। पर कभी बाई चांस अगर पूछ दिया जाए कि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो उसमें कभी दे देता है कि कभी मतलब ऑप्शन बना के दे दे कि व्हाट इज फुल फॉर्म बाय एसटीपी, तो उसमें दे देगा ऑप्शन ए में दे देगा सिंपल टेम्परेचर प्रेशर दे देगा, फिर स्मॉल टेम्परेचर प्रेशर दे देगा, फिर सम टेम्परेचर प्रेशर दे देगा, फिर चौथा में जब क्या देगा देगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देगा। तो आपको कौन टिक लगाना है, तो आप समझिए रहेगा कि चौथा जो आपका जो ऑप्शन जो डी होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होगा आपको वही टिक लगाना, ठीक। इसी तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक। अब अगला क्या है, अगला जो आपका है इनकेस दे दिया है लीटर में जो दे दिया है लीटर में जो आपका जो दिया है इनकेस अगर मान लीजिए बाई चांस अगर लीटर में अगर क्वेश्चन जो आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को किस तरह मतलब कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे इसके बारे में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल जितना अगर एसटीपी और एनटीपी में जो मोल दिया मतलब देगा उसको जो बनाना है मतलब इस फॉर्मूला बनाएगा। गिवन वॉल्यूम, यहाँ जो गिवन वॉल्यूम लीटर ऑफ गैस यानी कि लीटर में रहना चाहिए ना कि अगर आपको अगर मान लीजिए मिलीलीटर में दिया है तो उसको मतलब 100 से मिलकर हजार से उसको मल्टीप्लाई करके उसको लीटर पे कन्वर्ट करना है, तब फिर उसको हमको बनाना है। तो यहीं पे कह रहा है कि लीटर में आप लीजिए आप टाइम कितना लेंगे उसका 22.4 लीटर लेना है, ठीक। आप समझ लीजिए। फिर दूसरा में क्या लिखा है, दूसरा में लिखा है कि द मोलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ पोलर डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक। इसका कहने का दूसरा कहने का मतलब ये है कि मोलर मास जो होता है वो गैस के इक्वल होता है, ठीक। यानी कि मोलर जो मास यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि मोलर मास जो आपको मोलर मास जो रहेगा वो आपका गैस के इक्वल रहेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है आप ट्वाइस यानी कि 2 वेपर डेंसिटी यानी कि ऑफ गैस होगा। जो कि आपको जो यहाँ पर जो यानी कि मोलर मास जो रहेगा वो किसका गैस का इक्वल रहेगा, और 2 यानी कि ट्वाइस जो दिया है वो ट्वाइस यहाँ पर रहेगा, वेपर डेंसिटी जो दिया गया इस पे यहाँ पर रहेगा। अगर मान लीजिए इसका आप क्वेश्चन बनाएंगे तो एक करके इसको क्वेश्चन बना देते, इसका भी क्वेश्चन एक बनाता है और इसका भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इसको मतलब मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको मिटाते हैं। हम इसको हम एक करके क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। तो फिर हम मान लीजिए हम इसको यहीं क्वेश्चन बना देते हैं। मान लीजिए क्या, मान लीजिए यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या फाइंड आउट बाय यानी कि 88.4 लीटर
क्या फाइंड आउट बाय फाइंड आउट बाय द फाइंड आउट फाइंड आउट बाय, हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं कि इसका जो आपका जो मैं पहला इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर इसका क्वेश्चन बनाएंगे। फाइंड आउट बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना दे देगा 88.4 लीटर दे देते आएगा CO2। इसको निकालना है साहब। इसको कैसे निकालेंगे आप बताइएगा। अगर मान लें पहले आप इसको बना के देखिए कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही फॉर्मूला बनेगा ठीक। आपको जो बनाना है यही इसके ये जो क्वेश्चन जो बनेगा ये वाला फॉर्मूला बनेगा जो कि आपको नीचे में दिया है। मान लीजिए कि आप क्या चलिए हम बनाते हैं इसको। मान लीजिए कि आप कितना गिवन वॉल्यूम दिया है तो इसको मान लीजिए यहाँ पर पहले जो दिया है पहले उसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे। पहले गिवन वॉल्यूम कितना है तो 28.4 लीटर रहेगा गिवन वॉल्यूम देखिए 88.4 लीटर है ठीक। अब क्या करेगा नंबर ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए क्या इनका नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस STP और NTP दिया है। तो इसको अभी इसको फॉर्मूला आप बताएंगे क्या लिखा हुआ है STP यानी कि जो दिया हुआ है कितना दिया है दिया। इसको मान लीजिए कि यहाँ पे इसको वॉल्यूम दिया है बस हो गया काफ़ी आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे ठीक है 88.4 लीटर। इसका फॉर्मूला क्या आएगा 22.4 है ठीक। अभी 22.4 ये भी लीटर में है ये भी लीटर में। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मिलीलीटर में अगर मान लीजिए यहाँ पे मिलीलीटर रहता है तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके तब इसको लीटर में कन्वर्ट करते तब इसको बनाते ठीक। ये होगा ठीक। अब इसको काटिए कटेगा कितना कटेगा यानी कि इससे कटिया गया 22 चौका 88 हो गया यानी कि पूरा यानी कि 4 लीटर आंसर आ गया। कितना आ गया 4 लीटर आंसर आ गया ठीक। 4.1 लीटर आ गया होगा इसका आंसर जो आ गया आपका कितना आ जाएगा यानी कि इसका जो कोई इनके नंबर ऑफ वॉल्यूम जो आया कितना आएगा 4.1 लीटर आ गया ठीक। अब इसका आप समझिएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे इसको भी बना के दिखा देते हैं एक क्वेश्चन। ये फाइंड करते हैं देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। फाइंड और बाय नंबर ऑफ वेपर डेंसिटी यानी कि यहाँ पर VD लिख देते हैं वेपर डेंसिटी का फुल क्या होता है VD होता है ठीक। यहाँ पर VD लिख देते हैं कितना नंबर ऑफ फाइंड आउट बाय नंबर ऑफ कितना देते हैं इसको यानी कि 44 दे देते हैं VD क्या देते हैं N2 दे देते हैं ठीक। अब इसको बनाना है किस तरह से बनाना है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ है यानी कि यहाँ आप देखिए आप इसका जो यहाँ फॉर्मूला दिया है ये जो क्वेश्चन दिया है ये इसको इस फॉर्मूला बनेगा। किस फॉर्मूला बनेगा इस फॉर्मूला बनेगा। तो क्या पता है इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए जो जो दिया है इसको लिख देते गिवन बाय कितना दिया है यानी कि 44 VD यानी कि वेपर डेंसिटी। आप इसको अभी फॉर्मूला आप निकालेंगे यानी कि इसका मोलर मास निकालेंगे। देखिए मोलर मास नहीं आप निकालते हैं बराबर कितना होता है यानी कि 2 गुने VD होता है ठीक। अब इसको फॉर्मूला बैठाइएगा 2 गुने VD कितना वेपर डेंसिटी कितना दिया है 44 दिया है कितना दिया 44 दिया है। तो इसका मोलर मास निकाल कितना आ जाएगा 44 में 88 हो जाएगा ठीक। यानी इसका जो मोलर मास अगर मोलर मास निकालना होगा इसको इस तरह से मतलब निकाला इस फॉर्मूला आप निकालेंगे ठीक। तो आप समझ गए ना रदरफोर्ड मॉडल भी समझा दिया और एवोगाड्रो कंसेप्ट फॉर गैस भी समझा दिया। अब अगला जो आपका जो टॉपिक जो होगा वो आपको मैं यानी लेक्चर के साथ मेंशन कर दिया जाएगा ठीक। और आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए तो हमारे आप चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना बोलिए कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए ठीक। तो आज का क्लास में देखेंगे। ओके बाय थैंक्स।